कल्पना करो, आप खेत में दिन रात मेहनत करो, फसल उगाओ, लेकिन जब कटाई हो तो आधे से ज्यादा अनाज बादशाह ले जाए। और अगर टैक्स ना दे पाओ? तो जमीन छिन सकती थी, जानवर उठा लिए जाते थे, यहां तक कि लोग गांव छोड़कर भाग जाते थे। मुगल साम्राज्य बाहर से सोने जैसा चमकता था, लेकिन उसी चमक के पीछे करोड़ों गरीब किसानों का दर्द छिपा था। मुगलों की टैक्स नीति, द हिडन कॉस्ट ऑफ ग्लोरी। आज हम जानेंगे कैसे मुगलों की टैक्स पॉलिसी ने भारत की आम जनता को धीरे धीरे गरीब बना दिया और कैसे यही सिस्टम बाद में पूरे साम्राज्य की कमजोरी बन गया। अब जब हम इतिहास को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के नजरिए से देखते हैं ना, तो एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ हमारे पास वो विशाल मुगल साम्राज्य था, मयूर सिंहासन, आगरा और दिल्ली के वो भव्य विशाल महल, और एक ऐसी फौज जो उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती थी। ये सब क्या था? ये साम्राज्य की बेहिसाब अमीरी थी। लेकिन ठीक इसी वक्त, इसी पर्दे के पीछे एक और कड़वी सच्चाई चल रही थी, और वो थी भारत के आम किसान की भयंकर, कमर तोड़ देने वाली गरीबी। अब सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? इसकी जड़ें कहाँ थीं? इसकी शुरुआत होती है उस टैक्स नीति से जिसने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ ऊपर बैठे कुछ लोगों के फायदे के लिए मोड़ दिया था। देखिए, अकबर के समय में एक सिस्टम लागू किया गया था जिसे जब्त प्रणाली कहते थे। इसे टोडरमल ने तैयार किया था। उस वक्त नियम यह था कि भाई किसान जो भी उगाएगा उसका 1/3 यानी लगभग 33% हिस्सा राज्य को जाएगा। यहां तक तो चीजें फिर भी एक हद तक ठीक थीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जहांगीर और फिर खासकर शाहजहां और औरंगजेब का दौर आते आते यह टैक्स बढ़कर सीधा 50% हो गया, मतलब सीधा आधा। अब जरा इस 50% वाले आंकड़े की असलियत को गहराई से समझिए। सुनने में लगता है कि ठीक है, आधा टैक्स दे दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यानी जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। साम्राज्य ने एक बड़ा सख्त नियम बना लिया था। नियम यह था कि टैक्स आपको अनाज या फसल के रूप में नहीं, बल्कि नकद यानी हार्ड कैश में देना होगा। अब जरा सोचिए एक आम किसान की हालत। फसल कटी और उसे तुरंत बाजार भागना पड़ता था अपना अनाज बेचने के लिए। और मजे की बात देखिए, हर किसान उसी वक्त बाजार में अपनी फसल बेच रहा है। अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, जब सप्लाई एकदम से बढ़ जाती है तो कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। बाजार में अनाज के दाम कौड़ियों के भाव हो जाते थे। अब उस नकद टैक्स को चुकाने के चक्कर में बेचारे किसान को अपनी खून पसीने की कमाई औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती थी। और जब इतने पर भी पैसा पूरा नहीं पड़ता तो वो क्या करता? वो जाता था साहूकारों के पास और कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस जाता था जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। नतीजा क्या हुआ? जो टैक्स कागज पर 50% दिखता था, वो असल में किसान की 60 से 70% तक की कमाई निगल जाता था। इस भयंकर दमनकारी नीति ने कुछ समय के लिए शाही खजाने को तो सोने चांदी से भर दिया, लेकिन इसने किसान के हाथ में कभी इतने पैसे नहीं छोड़े कि वो अगले साल के लिए अच्छे बीज खरीद सके या अपने खेत में सिंचाई की व्यवस्था कर सके। और अकाल पड़ जाए तब तो परिवार को भूखों मरने से बचाने का भी कोई रास्ता नहीं था। कुल मिलाकर साम्राज्य की वो शानदार अमीरी पूरी तरह से आम जनता की गरीबी की नींव पर खड़ी की जा रही थी। साम्राज्य का पतन, द इंटरनल रॉट। चलिए देखते हैं कि कैसे ये खोखलापन साम्राज्य के अंत का सबसे बड़ा कारण बना। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बड़े साम्राज्य अचानक किसी युद्ध में हार कर खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि किसी भी बड़े साम्राज्य के पतन का कारण रातों रात नहीं बनता। ये एक पूरी की पूरी श्रृंखला होती है, एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट जो धीरे धीरे पूरे ढांचे को अंदर से दीमक की तरह खा जाता है। इस श्रृंखला की पहली कड़ी क्या थी? वही दमनकारी टैक्स नीति जिसकी हमने अभी बात की। इसे समझने के लिए हमें मुगलों के प्रशासन को समझना होगा। उस दौर में पूरे सिस्टम को चलाने के लिए मनसबदारी और जागीरदारी प्रथा का इस्तेमाल होता था। मतलब जो भी बड़े बड़े अधिकारी या सेनापति होते थे, उन्हें सैलरी नकद में नहीं मिलती थी। इसके बजाय उन्हें जमीन के बड़े बड़े टुकड़े दे दिए जाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। उस इलाके से जो भी टैक्स आएगा वही उनकी सैलरी होती थी। अब हुआ क्या? जैसे जैसे 17वीं सदी आगे बढ़ी, साम्राज्य ने दक्कन यानी दक्षिण भारत की ओर अपना विस्तार शुरू किया। लगातार युद्ध हो रहे थे और युद्ध का खर्च बेतहाशा बढ़ता जा रहा था। सम्राट को और बड़ी सेना की जरूरत थी। बड़ी सेना का मतलब था और ज्यादा मनसबदार, और ज्यादा मनसबदारों का मतलब था उन्हें देने के लिए और ज्यादा जागीरें। लेकिन भाई, अच्छी और मुनाफे वाली जमीनें तो सीमित थी ना। इसे ही इतिहास में जागीरदारी संकट कहा गया है। अब जागीरदारों ने इस संकट का क्या हल निकाला? उन्होंने इस अस्थायी अमीरी को बनाए रखने के लिए सारा बोझ डाल दिया सबसे निचले इंसान पर, यानी किसान पर। जागीरदारों ने किसानों को और भी बुरी तरह से निचोड़ना शुरू कर दिया। और यहाँ एक बहुत बड़ा पेच था। इन जागीरदारों को पता होता था कि हर 3-4 साल में उनका तबादला यानी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप खुद सोचिए, क्या वो उस जमीन के सुधार में कोई दिलचस्पी लेंगे? बिल्कुल नहीं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता था, जब तक यहाँ है
कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल लो, चाहे किसान मरे या जिए। इसका परिणाम इतना घातक साबित हुआ जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। आम जनता आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। उस वक्त भारत आए एक मशहूर फ्रांसीसी यात्री थे, फ्रांसवा बर्नियर। उन्होंने अपने दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है कि किसानों पर इतने भयानक अत्याचार होते थे कि वो अपनी पुश्तैनी जमीनें छोड़कर जंगलों की तरफ भागने को मजबूर हो जाते थे, या फिर वो उन विद्रोही जमींदारों के इलाकों में जाकर शरण लेते थे जो मुगलों को टैक्स देने से इनकार कर चुके थे। इतिहासकार इसे पीजेंट फ्लाइट यानी किसानों का पलायन कहते हैं। और बिल्कुल यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से इतना बड़ा साम्राज्य अंदर से चरमराने लगा। सोचिए, जब किसान ही भाग गया तो खेत बंजर हो गए, खेत बंजर हुए तो टैक्स आना बंद हो गया, और जब टैक्स आना बंद हुआ तो जागीरदार अपनी सेनाओं का खर्च नहीं उठा पाए। इस असहनीय आर्थिक दबाव का ही नतीजा था कि 17वीं सदी के अंत में एक के बाद एक भयंकर किसान विद्रोह भड़क उठे, चाहे वो जाकों का विद्रोह हो, सतनामियों का विद्रोह हो, या फिर सिखों का उदय। जरा सोचकर देखिए इस बात को। जो मुगल सेना कभी पूरी दुनिया को फतह करने का सपना देखती थी, वो अब अपने ही देश के भूखे बेबस किसानों से लड़ रही थी। साम्राज्य ने अपने ही हाथों अपनी जड़ें काट ली थी। ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है, और जैसा कि हमारे इस विश्लेषण से एकदम स्पष्ट हो जाता है, अगर किसी देश की जनता आर्थिक रूप से टूटने लगे तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। हम अक्सर अपनी इतिहास की किताबों में बस यही पढ़ते हैं कि मुगलों का पतन नादिर शाह के आक्रमण से हुआ या फिर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की वजह से हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि बाहर का कोई भी वार तब तक असरदार नहीं होता जब तक कि इमारत अंदर से पूरी तरह खोखली न हो चुकी हो। दशकों पहले ही वो आर्थिक इंजन जो इस साम्राज्य को चलाता था, यानी भारत का आम किसान, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। और ये सिर्फ एक बीते हुए कल की कहानी नहीं है, ये अर्थशास्त्र का एक बहुत ही निर्मम लेकिन अटल नियम है। आप कितनी भी बड़ी सेना खड़ी कर लीजिए, कितने भी भव्य और खूबसूरत महल बना लीजिए, अपनी कला और संस्कृति में खूब पैसा बहा लीजिए, लेकिन अगर आपकी नीतियां उस सबसे निचले पायदान के इंसान का खून चूस रही हैं जो असल में देश की संपत्ति का निर्माण करता है, तो वो ढांचा एक ना एक दिन अपने ही वजन से भर भराकर गिर जाएगा। पिरामिड का शिखर कभी हवा में नहीं लटक सकता। अगर उसकी नींव में दरारें आ गईं तो पूरा का पूरा साम्राज्य ढह जाता है। अगर आपको ऐसी ही इतिहास की अनसुनी और चौंकाने वाली सच्चाइयां जानना पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। फायर